क्या आप भी उन नीट एस्पिरेंट्स में से एक हैं जो सोचते हैं कि नीट एग्जाम में तो काफी कम टाइम बचा है, क्या मेरा सिलेक्शन भी हो पाएगा या नहीं, क्या मैं अगर अब भी पढ़ना स्टार्ट करूंगा तो क्या नीट एग्जाम में मेरा अच्छा स्कोर आ पाएगा, क्या अच्छी रैंक आ पाएगी, क्या मुझे अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल पाएगा, क्या मुझे एम्स दिल्ली मिल पाएगा। अगर आप सभी के मन में ये सवाल चल रहे हैं तो जी हां, आप सभी लोग सही जगह पर आए हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरीके से ये जो बचे हुए 7 महीने हैं आपको उनको किस तरीके से यूटिलाइज किया जाए जिससे आपकी अच्छी रैंक आ पाए या यूं कहें कि आपको एम्स दिल्ली मिल पाए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वंडरफुल सेशन ऑफ एन अकेडमी। माय नेम इज आशिफ एंड आई एम योर बायोलॉजी मेंटोर एट एन अकेडमी इन नीट यूजी कैटेगरी। तो आज की वीडियो का टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर हम लोग ये समझेंगे कि जो बचे हुए 7 महीने आप लोगों के हैं ये किस तरीके से यूटिलाइज किए जाएं, मंथ वाइज स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए जिससे आपको नीट एग्जाम में एक अच्छा स्कोर मिल पाए और आप क्रैक कर पाए एम्स दिल्ली को। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें क्योंकि इसी तरीके की स्ट्रेटेजीज वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम यहां पर मिलती रहेगी। तो वन बाय वन करके समझते हैं इसको। देखिए, जब ये वीडियो अपलोड होगी तो लगभग 12 सितंबर आज की तारीख है। तो ये मानते हैं हम कि कुछ बच्चे इस मंथ के एंड में जाकर के देखेंगे, तो हम मानते हैं कि कुछ बच्चों ने मान लीजिए सितंबर भी हाफ मंथ खत्म कर दिया है, तो यहाँ पर लगभग आपके पास में 7.5 महीने हैं। लेकिन हम उसको थोड़ा और कम करके लेके चलते हैं, हम मानते हैं कि आपके पास सिर्फ 7 महीने बचे हैं। तो इन 7 महीनों को हमने यहाँ पर नोट कर लिया है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने तो 2024 के हैं और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये टोटल 7 महीने आपके पास हैं। तो देखो, इस पूरी स्ट्रेटेजी को पहले हम क्या करेंगे, पहले मंथ वाइज ब्रेक करेंगे इसको कि हमारे पास 7 महीने हैं। तो देखो यहां पर हमने इन पूरे मंथ्स को ब्रेक कर लिया है। स्टार्टिंग करेंगे हम अक्टूबर से, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इन स्टार्टिंग के 3 महीने में आपको क्या करना है, आपका जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से बिल्ड करना है क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं है तो आप एग्जामिनेशन को क्रैक नहीं कर सकते हो। सारी चीजें कॉन्सेप्ट के बाद में आएगी, पहले आपको कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है। यहां पर आपको हेल्प लेनी है एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी से बिल्कुल बेसिक चीजें कवर करनी है और उसके बाद में आपको जाना है हाई लेवल पे, या जो भी रेफरेंस बुक आप लोग फॉलो करना चाहें, ये जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस आप करना चाहते हो वो करना चाहो, या पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहो तो भी कर सकते हो। लेकिन सब आपको स्टार्ट करना होगा विद कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए यहां पर, ठीक है। अब देखो, मास्टर्स द बेसिक्स इज इक्वल टू सक्सेस इन नेम। अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो आपको एम्स तो क्या, आपका नीट एग्जामिनेशन क्लियर नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें कमांड रखनी है हमारे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की। आपको यहां पर बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तीनों को इन 3 मंथ्स के अंदर अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगर आपका ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का मंथ यहां पर खत्म हो जाएगा जिसमें आपने अपने पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर लिया, फिर आता है जनवरी 2025, ठीक है। जनवरी 2025 में आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाने हैं, पीवाईक्यूज करने हैं। देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस से आपको यह पता लगता है कि एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा आपको मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा से ज्यादा आपको पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट ये आप करोगे जनवरी के अंदर, ओके। प्रैक्टिस आप करते हो तो थ्योरी से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अकेली थ्योरी से कुछ नहीं होने वाला, प्रैक्टिस आपको साथ में करनी पड़ेगी। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आता है फरवरी एंड मार्च का महीना। इन 2 महीने के अंदर आपको फुल रिवीजन करना है। जितनी भी चीजें आपने यहां पर पढ़ी है उनको रिवाइज करना है क्योंकि रिवीजन इज द की। रिवाइज अगर आप नहीं करोगे तो चीजों को भूल जाओगे। आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सी टेक्निक्स को आप फॉलो कर सकते हैं जिस वजह से आपकी मेमोरी काफी ज्यादा शार्प हो जाएगी, ओके। तो आपको रिवाइज करना है और आपके जो वीक एरियाज हैं उनके ऊपर फोकस करना है क्योंकि आपको यहां तक पता लग चुका होगा प्रैक्टिस जब आप करोगे कि कौन कौन से एरियाज आपके वीक हैं। तो जो भी वीक एरियाज हैं उनको आपको यहां पर स्ट्रॉन्ग कर लेना है। ये 2 महीने आपको फरवरी एंड मार्च रिवीजन प्लस फोकस ऑन योर वीक एरियाज। अब बात करते हैं अप्रैल की, जो कि आपका लास्ट महीना आता है। अप्रैल के अंदर आपको क्या करना है, आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है विद एक्यूरेसी। किस तरीके से बढ़ाओगे, आपको ज्यादा से ज्यादा मॉडल पेपर सोल्व करने हैं। बिल्कुल ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जैसा एग्जाम के अंदर होता है। 3 घंटे में आपको पूरा का पूरा एग्जाम करना है और उसमें आपको अपनी स्पीड का भी ध्यान रखना है कि कौन सी चीज के अंदर आपका टाइम ज्यादा लग रहा है। अगर कहीं पर ज्यादा टाइम लग रहा है तो उसको आपको यूटिलाइज करना है, कम करना है।
एक्यूरेसी भी आपके साथ में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि टाइम तो आप कम टाइम में आपने कर लिया लेकिन क्वेश्चंस गलत हो गए। तो एक्यूरेसी के साथ में आपकी स्पीड यहाँ पर मेंटेन होनी चाहिए। और ये कब हो पाएगा? जब आप बिल्कुल एग्जाम के जैसा एनवायरनमेंट बना करके बैठोगे, उसी तरीके के क्वेश्चन सोल्व करोगे और उतने ही टाइम में सोल्व करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर इन सारे पॉइंट से रिलेटेड कुछ लाइनें मैंने लिखी हुई है, जैसे कि प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट देन द थ्योरी एंड रिवाइज अगर आप स्मार्टली करते हो तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और स्पीड एंड एक्यूरेसी जो होगी वो आपकी एम्स के अंदर रैंक को बूस्ट करेगी। ठीक है, यहां तक चीज क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी की। देखिए यहाँ पर आपके 3 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, जिसके अंदर पहला है बायोलॉजी, सेकेंड है फिजिक्स एंड द थर्ड वन इज केमिस्ट्री। बायोलॉजी के 2 पार्ट हम जानते हैं, जूलॉजी एंड बॉटनी। तो यहाँ पर बायोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है या जो कंट्रीब्यूशन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 50% कंट्रीब्यूशन आपका बायोलॉजी का आता है। तो यहाँ पर एनसीईआरटी का बहुत बड़ा रोल है। एनसीईआरटी इज द बाइबल फॉर नीट एग्जामिनेशन। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, जो ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर्स हैं उनको सबसे ज्यादा आपको टाइम देना है। जैसे कि अगर हम बात करें ह्यूमन फिजियोलॉजी की, जेनेटिक्स की, इकोलॉजी की, ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनको आप कमांड अच्छी तरीके से आपकी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इनको क्लियर करते हो तो सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोर आप इजीली कर पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स के अंदर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, फॉर्मूलाज आपको पता होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी आनी आपको चाहिए। फिजिक्स के अंदर एक ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पर टाइम कंज्यूमिंग होता है, यहाँ पर कैलकुलेशन वाला पार्ट ज्यादा होता है, तो इसमें टाइम आपको थोड़ा ज्यादा लगता है। न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस आपकी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट आपको करना आना चाहिए, अदरवाइज आपका टाइम काफी ज्यादा लग जाएगा। अब देखो यहाँ पर अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की या स्कोरिंग टॉपिक्स की हम बात करें तो यहाँ पर है आपके मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स। इनको तो आप अच्छी तरीके से कर लीजिए, रट लीजिए, है ना। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यूज को आप करिए, तब आपका ये पूरा का पूरा पार्ट क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो देखिए केमिस्ट्री के अंदर आपके 3 पार्ट आते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसमें ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स बनते हैं, तो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो वहां के जो कॉन्सेप्ट हैं, जो मैकेनिज्म है, वो आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी आप एनसीईआरटी से यहाँ पर कर सकते हो, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए यहाँ पर एनसीईआरटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवाइज ज्यादा से ज्यादा करें और उसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें। ये सब्जेक्ट वाइज आपके पूरे के पूरे स्ट्रेटेजी हो गई अच्छे से। हाँ, इनसे रिलेटेड मैं आपको बुक्स भी बताऊंगा, तो मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता देना कि क्या हमारी एक वीडियो बुक्स के ऊपर भी हो सकती है। ठीक है, उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो होनी चाहिए पूरी की पूरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं स्मार्ट स्टडी टेक्निक क्या होती है। देखो बेटा, ये एग्जाम इतना ज्यादा कॉम्पिटिटिव है कि अगर यहाँ पर सिर्फ आप हार्डवर्क करोगे, ज्यादा से ज्यादा टाइम दे करके पढ़ते रहोगे और स्मार्ट स्टडी नहीं करोगे तो आप रेस के अंदर पीछे रह जाओगे। आपको यहाँ पर हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, ये स्मार्ट वर्क देखो किस तरीके से हो सकता है। अब हम बात करते हैं स्मार्ट स्टडी टेक्निक की। हम उन टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे जो आपको हेल्प करेंगी ज्यादा से ज्यादा चीजों को याद रखने में, मेमोराइज करने में, है ना। कई बार क्या होता है, हम पढ़ते हैं भूल जाते हैं, पढ़ते हैं भूल जाते हैं, तो ये टेक्निक्स हेल्प करेगी। जिसके अंदर सबसे पहली टेक्निक है हमारी एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल के अंदर क्या होता है, हमने जो भी चीज पढ़ी है उसको हम बुक को देख करके एक बार पढ़ लिया, फिर आप उस बुक को बंद कर दीजिए, है ना। आंख बंद कर लो, बुक बंद कर लो, उसके बाद में आप अपने दिमाग के अंदर उसको फिर से रिवाइज करने की कोशिश करो, जो भी चीजें आपने पढ़ी है। आप नोट करोगे कि वो चीजें जब बुक खुली है तब तो आपको याद रहती है, लेकिन जैसे बुक बंद कर दी फिर आपको लगता है अरे यार मैं भूल क्यों रहा हूँ। फिर जैसे बुक खोलोगे फिर लगेगा कि मुझे तो याद है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, बुक के अंदर जो भी आपने पढ़ा है उसको बुक बंद करके रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। उसको हम बोलते हैं एक्टिव रिकॉल। इससे क्या होगा, 1 2 बार 3 बार 4 बार जब आप ये प्रैक्टिस करने लगोगे तो आपको वो चीजें याद आने लगेगी, और जब तक याद नहीं आती तब तक देखते जाओ उसको और फिर याद करते जाओ। धीरे धीरे आप नोट करोगे कि आपने जो भी याद किया है वो लंबे टाइम तक आपके साथ बना रहेगा, आपकी मेमोरी बूस्ट होगी और शार्प होगी। सेकेंड है स्पेस्ड रिपीटेशन। ये क्या चीज है, थोड़े थोड़े टाइम में गैप दे करके आपने जो चीज याद की है उसको साथ के साथ में रिवाइज भी करते रहो। ये दोनों टेक्निक्स आपकी हेल्प करती है आपकी मेमोरी को बूस्ट करने में, आपकी मेमोरी को शार्प करने में और लंबे टाइम तक चीजों को याद रखने में। चलिए अब हम बात करते हैं मोटिवेशन एंड कंसिस्टेंसी की। देखो ये सफर हमारा आसान नहीं है। जितनी भी स्ट्रेटेजी की हमने बात की है ये तभी काम करेगी जब आप अपने आप में कॉन्फिडेंट हो, कंसिस्टेंट अगर आप रहते हो, अगर इस चीज पे बिलीव करते हो कि मैं चीज कर सकता हूं, वो चीज हो भी सकती है। अगर आप पहले ही हार मान लोगे, आपको लगेगा कि हार्ड है मुझसे नहीं होगा, तो वो एक्चुअल में नहीं होगा। अगर आप मानते हो कि मुझसे हो पाएगा तो ये आपसे हो जाएगा।
क्योंकि हमारा दिमाग ही इस तरीके से काम करता है। अगर आप किसी चीज को इम्पॉसिबल मान लोगे ना, तो आपका दिमाग आपके सामने हजार बहाने ला करके खड़े कर देगा कि ये सारे वो रीजन है जिसकी वजह से काम मुझसे हो नहीं सकता। और वहीं उसी काम को अगर आप मानते हो कि मुझसे काम हो सकता है, तो यही दिमाग इस बार आपको हजारों ऐसे रीजन ला करके दे देगा जिनकी वजह से वो काम हो सकता है। तो हमारा दिमाग इस तरीके से काम करता है। तो आप चीजों को जब तक पॉसिबल नहीं समझोगे तब तक वो आपसे हो नहीं सकती है। तो जितनी भी स्ट्रेटेजी हमने बताई है उन सभी को अगर आप फॉलो करोगे कंसिस्टेंटली तो वो आपसे हो पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। जो भी आप काम कर रहे हो उसको कंसिस्टेंटली करना है, बीच में रुकना नहीं है, हारना नहीं है, गिव अप नहीं करना, और आसान है, सब हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। आज के टाइम पे जितने डिस्ट्रैक्शंस अवेलेबल हैं वो आज से पहले कभी नहीं रहे हैं। सोशल मीडिया है, आपके फ्रेंड्स हैं, सोसाइटी है, फैमिली है, और भी न जाने कितनी सारी चीजें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है पूरे दिन भर में। लेकिन आपको अपने आप पे कंट्रोल रखना है, डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखना है, उन सारी चीजों से दूर रहना है जो आपको अपने मंजिल से दूर रख सकती है। ठीक है, तो ये चीजें आपको करनी है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसी तरीके की और भी स्ट्रेटेजीज वाली वीडियो मैं यहाँ पर लाता रहूंगा। और हाँ, एक चीज और, जो भी चीजें आप सोचते हो और अगर उसको लिखते नहीं हो तो आपका दिमाग उसको हल्के में लेता है। जब तक उसको लिखोगे नहीं, यस आई कैन डू इट, तब तक आपका दिमाग उसको मानेगा नहीं कि आप ये कर सकते हो। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना यस आई कैन डू इट। ओके, इससे आपका दिमाग और बेहतर तेजी से काम करेगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो के अंदर जो भी पसंद आया मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो मेरी अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, इस पर कमेंट करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, सी यू ऑल, हैव ए गुड डे।